फंडामेंटल राइट्स चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए इसको छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। मूल अधिकारों के अंदर जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उसे कहते हैं समानता के अधिकार, 14 से 18 तक आर्टिकल्स हैं। दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें 19 से लेकर के 22 तक आर्टिकल्स हैं। तीसरा चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 और 24 आर्टिकल पढ़ते हैं। अगला चैप्टर इसमें आता है चौथा चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं 25 से 28। पांचवा चैप्टर आता है जिसका नाम है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के अधिकार, इसमें हम लोग पढ़ते हैं 2 आर्टिकल्स 29 एंड 30। और छठवां और आखिरी चैप्टर आता है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का उपबंध, आर्टिकल नंबर 32। इसीलिए जब भी आपसे कभी पूछा जाएगा कि मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, आंसर विल बी 6। फर्स्ट टाइप क्लियर, राइट्स ऑफ इक्वालिटी। सेकंड टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ फ्रीडम, जिसमें 19 हम लोग पढ़ चुके, 20 हम लोग पढ़ चुके, और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 21 के ऊपर। तो क्या है 21? आप लोग पीछे लिख करके आ रहे हैं आर्टिकल नंबर 21 के अंदर कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इस आर्टिकल को आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। अनुच्छेद 21 के अंदर जो बात लिखी हुई है उसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप इस आर्टिकल को 2 भागों में डिवाइड करें तो 2 बातें निकल करके आती हैं। कौन कौन सी बातें? 21 के अंदर राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हिंदी में इसको कह रहे हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने आपसे कहा इस आर्टिकल को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, और पहले भाग में राइट टू लाइफ को रखिए, दूसरे भाग में पर्सनल लिबर्टी को रखिए। पहले भाग में प्राण को रखिए, दूसरे भाग में दैहिक स्वतंत्रता को रखिए। और पहला जो हिस्सा है उसको समझ लीजिए, राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन का अधिकार। अब जीवन के अधिकार को मैं पीछे आपको बता चुका हूं वीडियो लेक्चर्स में। वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज प्लेलिस्ट में जाइए, 4 लेक्चर पड़े हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। राइट टू लाइफ को आईपीसी 302 और सीआरपीसी 364 से जोड़ा हम लोगों ने। जोड़ने के बाद एक लाइन यहां पे लिखी कि द पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये मैं पहले हिस्से की बात कर रहा हूं। पहले हिस्से को समझने का जो तरीका है, जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है कि द पर्सन हु इज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय द लेजिस्लेचर। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित केवल उसी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा जो विधि द्वारा स्थापित है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस भी हो गई है, मृत्यु दंड भी हो गया है, तब भी उसके प्राण का अधिकार बना रहेगा, उसे मूल अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, और केवल उसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा जो कानूनन है, यानी कि फांसी की सजा। अब फांसी की सजा कैसे दी जाती है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, डेथ वारंट क्या होता है, ये मैं आपसे पीछे डिस्कस कर चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो वीडियो लेक्चर जाकर के देख सकते हैं, लिंक आप सभी लोगों के पास है। आज हम लोग इसके दूसरे हिस्से को डिस्कस कर रहे हैं कि दैहिक स्वतंत्रता आखिर क्या है, व्हाट इज पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी को समझने से पहले हमें एक अपने जीवन का उदाहरण समझना होगा। आप याद करिए अपना बचपन, और मैं आपको बार बार बताता हूं कि हर वो शख्स जिसने 2 सदियां देखी हैं, जिसका जन्म 90s में हुआ है, वो चाहे 99 में हुआ हो और वो चाहे 90 में हुआ हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बदलते हुए समाज और बदलते हुए कल्चर्स को देखा है। तो अगेन हम लोग वो शायद आखिरी पीढ़ी हैं जो एक ही कमरे में सारे भाई बहन सोए हैं, गरीब परिवारों से आए हैं, एक घर होता था, एक कमरा होता था, उसमें सब लोग सो, कोई किसी की कोई पर्सनल लिबर्टी नहीं। लेकिन अगर आप आज के माहौल में जाइए, उन लोगों से मिलिए जो इसी सदी में पैदा हुए हैं, यानी कि जिनकी जन्म तिथि सन 2000 या उसके बाद की है, उनमें से आप भी होंगे।
आपके लिए प्राइवेसी टर्म आ जाता है। आपको स्कूलों में सिखाया जाता है बैड टच। मैं अपने दोस्त की बेटी को खिला रहा था और मैंने उसके गाल हिलाए, मोटी सी थी गोल मटोल, मैंने उसके गाल हिलाए। उसने तुरंत विरोध किया इस चीज का और अपनी मम्मी को आवाज लगाई और उसने कहा मम्मा बैड टच। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया? तो फिर उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि भैया आजकल स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं कि बैड टच क्या होता है, ताकि अगर किसी भी बच्चे को चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन या चाइल्ड फिजिकल हैरेसमेंट का सामना करना पड़े तो उसे पता तो हो कि व्हाट इज बैड टच। हमारे बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लोगों ने काट काट के गाल नीले कर दिए थे। लेकिन आज बैड टच होता है क्योंकि प्राइवेसी का दायरा बढ़ गया। बचपन में मुझे याद है, भाई बहन अगर कमरा नहीं खोले तो लात मार देते दरवाजे में, खुल जाता था, कभी कभी टूट जाता था। लेकिन आज आप अपने ही भाई या अपनी ही बहन के कमरे में जाएंगे तो आप नॉक करके जाएंगे, जबकि आपको पता है कि अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आपको नॉक करना पड़े। दिस इज कॉल्ड प्राइवेसी। और ये सबके साथ है। ये दायरा क्यों बढ़ रहा है? लगातार समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों के माइंड बहुत ओपन होते चले जा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमारा समाज खंडित हो रहा है, लोगों के बीच में दूरियां भी आ रही हैं। ये सारी चीजों को धार लगा दी दैहिक स्वतंत्रता ने, पर्सनल लिबर्टी ने। अब ये पर्सनल लिबर्टी है क्या? तो ये मैंने 3-4 एग्जांपल आपको दे दिए। ये है आपकी निजता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार आप लोग पढ़ रहे हैं, राइट्स ऑफ फ्रीडम आप लोग पढ़ रहे हैं। तो राइट्स ऑफ फ्रीडम के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 21 ने आपको क्या बताया? इस आर्टिकल ने आपको बताया कि राइट टू प्राइवेसी नाम का भी एक राइट है। आपकी प्राइवेसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अपने लाइफ को प्राइवेट रखना आपका मूल अधिकार है। अपनी चीजों को प्राइवेट रखना आपका फंडामेंटल राइट है। और कैसा फंडामेंटल राइट है? राइट टू फ्रीडम है, कोई नहीं टोक सकता। और जब इस चीज को इलोबरेट किया गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये 1950 से ही है ना, लेकिन ये पिछले 2-4 सालों से क्यों सुनने में आ रहा है? क्योंकि कई बार सारी चीजें सामान्य ही होती हैं जब तक किसी विशिष्ट व्यक्ति की निगाह उस पर ना पड़ जाए। तो इसके लिए कुछ केसेस रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पहला केस मैंने आपको सिखाया था, अरुणा शानबॉग का केस। और जब इस केस का डिसीजन कोर्ट ने दिया तो कोर्ट ने यूथनेशिया को फंडामेंटल राइट माना, इच्छा मृत्यु का अधिकार। अगर हमें जीने का अधिकार है तो हमें मरने का अधिकार भी होना चाहिए। अब ये यूथनेशिया क्या है, इसके लिए एक पूरा वीडियो लेक्चर है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा केस आपने देखा, कॉमन कॉज एनजीओ का केस। हमारे देश में एलजीबीटी कम्युनिटी को भी एक स्टेटस मिला, वरना अब तक जब भी आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते थे तो मेल या फीमेल 2 ही कॉलम होते थे। यह बात वैसे तो बड़ी सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति ना मेल है ना फीमेल, यानी कि वो किन्नरों की श्रेणी में आता है, यानी कि उसके लिए सरकारी नौकरी नहीं है। वो क्या भरेगा? वो मेल भरेगा कि फीमेल भरेगा? वो तो मिडिल सेक्स है बेचारा। तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे, समाज में भी उनका कोई स्थान नहीं था, इसीलिए वो गा बजा के अपना जीवन यापन करते हैं और हम लोग उनको कुदृष्टि से देखते हैं। लेकिन फाइनली कोर्ट ने इस चीज पे भी मुहर लगाई और कहा नहीं, ये तीसरा लिंग है, दीज आर थर्ड जेंडर। लेकिन अगर कभी जेंडर इक्वालिटी की बात हो तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसका संबंध आपके विचारों से नहीं है, ये मेरे निजी विचार हैं। आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, ना पसंद आए तो मुझसे क्या लेना देना। लैंगिक समानता इस दुनिया में कभी नहीं हो सकती, जेंडर इक्वालिटी इस दुनिया में कभी नहीं हो सकती। जो लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं वो सब बकवास करते हैं। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है एक पुरुष और एक स्त्री को बराबर लाके खड़ा कर देना। एक स्त्री कभी पुरुष के बराबर हो ही नहीं सकती। इसलिए जो लोग स्त्री को पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास करते हैं वो गलती कर रहे हैं, उनको और बुद्धि की जरूरत है। स्त्रियां महान हैं, पुरुषों को पैदा करती हैं, आप बराबर ला रहे हो। एक स्त्री को अगर पुरुष के बराबर लाओगे तो इसका मतलब उस स्त्री के स्टैंडर्ड को गिरा रहे हो।
इसलिए लड़कियों को, महिलाओं को कभी भी जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं करनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी का मतलब आप अपना लेवल गिरा रही हैं। आप महान है पुरुषों से, पैदा करती हैं, हम थोड़ा ना पैदा कर सकते हैं किसी को, लड़कियां कर सकती हैं। और अगर जेंडर इक्वालिटी इस दुनिया में होती तो कुदरत दो अलग अलग जेंडर क्यों बनाता? वो एक ही जेंडर बनाता ना। तो जो नेचर ने बना करके हमें दिया उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि दोनों जेंडर्स को इक्वल कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने में एक्सपर्ट हैं, तीसरा जेंडर ले आए। ऐसे लोग थे ना समाज में जिनको तीसरे जेंडर का दर्जा चाहिए था, तो कोर्ट ने बिल्कुल सही किया। और आज हमारे देश में एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आती है, आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आती है। अब जब आप किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है मेल, फीमेल या अदर्स। तो यहां से किस चीज का रास्ता खुला कि जो भी एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, यानी कि जो लोग लेस्बियन हैं, गे हैं, बाइसेक्सुअल हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं। और इसी क्रम में लोग पीपीएस अफसर तक बन रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है। इसी क्रम में एक केस मुझे और याद आता है, बाबा रामदेव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 4 जून सन 2011 की घटना, जब बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करने दिल्ली पहुंचे। दिन भर की अनशन और रात को 1-2 बजे पुलिस ने हमला कर दिया और सोते हुए लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया। एक महिला जिसका नाम अंजू बाला था, उसकी मृत्यु भी इस घटना में हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि लाइव में देख रहा था, तब आंदोलन से जुड़ा था इसलिए और इंटरेस्ट था। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया था और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बहुत डांट लगाई थी। और इस केस के बाद एक नया कंक्लूजन निकला था कि राइट टू स्लीप इज द फंडामेंटल राइट। तो चैन से सोने का अधिकार भी अब आपका मूल अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकारों में आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि सुबह 11-12 बजे तक सो और आपके मम्मी पापा आपको हिलाएं तो आप कह दो नहीं, इट इज अवर फंडामेंटल राइट। राइट टू स्लीप पे चर्चा करोगे तो फिर कानून है, फिर अलग सा टॉपिक हो जाएगा कि राइट टू पीसफुल स्लीप का मतलब क्या है, स्लीपिंग आवर्स। ये नहीं कि क्लास में सो रहे हैं आराम से और टीचर का लेक्चर चल रहा हो, राइट टू स्लीप लिए बैठे हैं, तो हमें भी राइट टू बीट है, फिर तालियां दोनों हाथों से बजेंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर मैं अगले मुकदमे की चर्चा करूं तो इसमें राइट टू लिव इन द फ्रेश एयर, स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार। दिल्ली में जब पराली दहन अपनी चरम सीमा पे पहुंचा, दिल्ली के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। वहां का पीपीएम देखें तो सर्दी के मौसम में 600 तक चला जाता है। कहते हैं कि दिल्ली का हर आदमी दिन भर में 20-25 सिगरेट पीता ही है केवल पॉल्यूशन से। तो वहां पे एक वकील साहब ने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि सरकारें डेवलपमेंट कब तक करेंगी, क्या कभी हमको खुली हवा में सांस ले सकेंगे हम? लोग बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकालते कि बाहर जाओगे तो बीमार हो जाओगे, घर के अंदर रहोगे तो हेल्दी रहोगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लिव इन द फ्रेश एयर, स्वच्छ हवा में सांस लेने के अधिकार को मूल अधिकार माना। कहां से माना? 21 से माना अगेन। तो यह भी आपको यहां पे याद रखना चाहिए। इसी प्रकार से मुझे वर्ष 2017 बिहार विधानसभा चुनाव, सन ठीक से हो सकता है 1 आध साल आगे पीछे हो गया, बिहार विधानसभा चुनाव याद है, अभी वाले लेटेस्ट वाले। तो ये कब 20 में हुए थे बिहार विधानसभा चुनाव। तो इसमें वैक्सीन मुद्दा था। कोरोना के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ बिहार में हुआ था। तो वहां पे बीजेपी के नेताओं ने चुनाव के प्रचार प्रसार में यह कह दिया कि अगर हम सत्ता में आए तो हम लोगों को फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। और उस जमाने में लोगों को ऐसा लगता था जब कोरोना अपनी पीक पे था कि जब भी कभी वैक्सीन बनी होगा और हमें वैक्सीन लग गई तो मतलब हम अमर हो जाएंगे। लोगों को ऐसा लगता था। तो बिहार इलेक्शंस में यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, वैक्सीन फ्री में मिलेगी। तो ऑपोजिशन के लीडर्स ने इसका मुद्दा भी बनाया कि क्या आप जिस राज्य में चुनाव होगा केवल उसी राज्यों के लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। एक वकील साहब ने इसके लिए भी पिटीशन डाली। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वैक्सीन को फंडामेंटल राइट नहीं माना। इसलिए नहीं माना क्योंकि वैक्सीन 5 रुपए की भी आती है और 5 करोड़ की भी आती है। कभी कभी आप अखबारों में पढ़ते होंगे
कि कोई बच्चा रेयरेस्ट ऑफ रियल डिजीज से ग्रसित है और उसको 5 करोड़ का इंजेक्शन लगना है तो लोग डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर राइट टू वैक्सीन को फंडामेंटल राइट मान लिया जाए तो फिर सरकार तो बर्बाद हो जाएगी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट माना। स्वस्थ रहने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार आपका मूल अधिकार है और वो भी आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत माना। और भी बहुत सारे केसेस हैं इसमें, लेकिन ये मेजर केसेस है जो मैं आपको बता रहा हूं। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि कागज पे लिखा हुआ एक शब्द जिसे हम लोग आज से कुछ दशकों पहले तक केवल पर्सनल लिबर्टी कहते थे, केवल दैहिक स्वतंत्रता कहते थे, अपने शरीर की आजादी कहते थे, आज इस आजादी के मायने बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आज खुली हवा में सांस लेने का अधिकार, चैन से सोने का अधिकार, ये सारे अधिकार इसी लिबर्टी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर जब एलजीबीटी कम्युनिटी को थर्ड जेंडर का स्टेटस दिया गया और साथ ही साथ उनकी शादियों को लीगल माना गया तो आईपीसी की धारा 377 को रद्द किया गया। इसको लेकर के भी पूरा वीडियो लेक्चर है, लेकिन अब आप कल्पना करिए कि इतना ब्रॉड लेवल पे ये सारी चीजें जा रही हैं। अगर पूरे संविधान के अंदर हर दिन किसी आर्टिकल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होते हैं तो वो आर्टिकल है 21। इसकी इंपॉर्टेंस को आप यहीं से समझ जाइए। अनुच्छेद 21, इसका दायरा भविष्य में बहुत बढ़ेगा। आर्टिकल नंबर 377 सेक्शन 377 आईपीसी क्या कहता है ये भी समझ लीजिए। हालांकि इस पर भी पूरा वीडियो लेक्चर है, यहां पे शॉर्ट में समझ लीजिए। आईपीसी की धारा 375 बलात्कार के बारे में बताती है, रेप। जब भी रेप की डेफिनेशन आपको पढ़नी हो 375 375। धारा 376 आपको बताती है गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार। लेकिन धारा 377 377 आपको बताती है अननेचुरल सेक्स, अप्राकृतिक यौन संबंध। जैसे कुदरत ने हर चीज के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाए हैं, उसी तरीके से कुदरत ने सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए, यौन क्रियाओं के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें बच्चा पैदा करने की एक प्रक्रिया है, शारीरिक सुख प्राप्त करने की भी एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर उन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो उसको अननेचुरल सेक्स कहा जाता है। तो 377 डील्स विद द अननेचुरल सेक्स। आप कल्पना करिए कोई लेस्बियन है, दो लड़कियां हैं जो एक दूसरे से शादी कर चुकी हैं या एक दूसरे के साथ लिव इन में रहती हैं, एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करती हैं, तो क्या वो नेचुरल है या अननेचुरल है? अननेचुरल है ना। नेचुरल कहां से होगा? नेचुरल के लिए एक पुरुष चाहिए, एक स्त्री चाहिए। कोई गे है, दो लड़के आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो वो नेचुरल है कि अननेचुरल है? वो भी अननेचुरल है। इसी तरीके से अगर किसी लड़के का रेप होता है, कोई छोटा बच्चा है, किसी चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो वो भी अननेचुरल सेक्स के अंतर्गत आता है और ऐसे लोगों के ऊपर धारा 377 के अंतर्गत मुकदमा होता है। लेकिन अगर धारा 377 रही तो क्या एलजीबीटी कम्युनिटी चैन से रह पाएगी? क्योंकि ये लोग तो बने ही अननेचुरल एक्टिविटी करने के लिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब एलजीबीटी कम्युनिटी को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया तो सबसे पहले आईपीसी के सेक्शन 377 को सस्पेंड भी किया। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब किसी व्यक्ति के ऊपर 377 के अंतर्गत मुकदमा नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, लेकिन स्थिति क्या होगी? जब विक्टिम की एज 18 साल से कम होगी। क्यों? क्योंकि शादी करने की तो उम्र 18 ही साल है ना। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ अगर अननेचुरल सेक्स हुआ है तो उसको अभी हम लोग चाइल्ड अब्यूज के अंतर्गत, चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट, चाइल्ड फिजिकल हैरेसमेंट के अंदर रखेंगे और 377 के अंतर्गत मुकदमा होगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, फिर आप इस कैटेगरी में रखे गए हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि आप एलजीबीटी हैं और यह आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। अब इस बात से कुछ लोग सहमत, कुछ लोग असहमत होंगे, वो आपकी प्रॉब्लम, उसको मुझसे क्या लेना देना।
लेकिन कंक्लूजन के रूप में बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी आपको एलजीबीटी कम्युनिटी से संबंधित कोई शख्स मिलेगा, कोई व्यक्ति मिलेगा, कोई लड़की या कोई लड़का मिलेगा, तो आपका बिहेवियर उसको लेकर के क्या होना चाहिए। कोई किन्नर आपको मिले, अगर आम बोलचाल की भाषा में मैं आपसे कहूं तो यदि कोई किन्नर आपको मिल जाता है तो किन्नर को लेकर के आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, ताकि उनको लगे कि वो भी इसी देश के नागरिक हैं और उनको भी वही सारे राइट्स हैं जो आपको हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ट्रीट देम इक्वली, समानता का व्यवहार। जैसे आप सबके साथ व्यवहार करते हैं वैसे उनके साथ व्यवहार करिए, बात खत्म हो जाती है। अगर इसी में को मैं और आगे बढ़ाऊं, आर्टिकल 21 के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो कई दिन तक डिस्कशन होता रहेगा, लेकिन अगर एक आखिरी उदाहरण मैं आपको और दूं तो आईपीसी की एक धारा है 497 और इसी धारा का जो एक्सपेंशन है वो हमको मिलता है 498 में, 498। ये धाराएं एडल्टरी से रिलेटेड है। एडल्टरी का मतलब है विवाहोत्तर संबंध, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स, जिसको हम लोग बॉलीवुड की भाषा में नाजायज संबंध कहते हैं। शादी के बाद कोई पुरुष अगर किसी पर स्त्री के साथ अफेयर में है, शादी के बाद अगर कोई लड़की किसी पर पुरुष के साथ अफेयर में है तो इट इज कॉल्ड एडल्टरी। लेकिन मैंने बताया कि हमारे कानून जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड हैं। चोरनी हो ही नहीं सकती, चोर का मतलब लड़का। डकैत मैस्कुलर जेंडर है, डकैती हो ही नहीं सकती, लड़की हो ही नहीं सकती, डकैत लड़का ही होगा। बलात्कारी पुरुष, लड़की हो ही नहीं सकती, लड़की किसी लड़के को प्रोवोक कर ही नहीं सकती। तो ये कुछ कुछ इंडिया के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स लॉ हैं जिनके ऊपर हैवी डिस्कशंस चल रहे हैं। दूर होना चाहिए, ये गलती है। चोरी सबसे ज्यादा लड़कियां करती हैं, सबसे ज्यादा। क्यों? कोई शक ही नहीं करेगा। कई सारे ऐसे अपराध हैं जो लड़कियां करती हैं लेकिन वो इन कानूनों के इन डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से बच जाती हैं। लड़कों को बर्बाद कर दिया, खत्म लड़के। लेकिन डबल स्टैंडर्ड, सड़क के ऊपर एक लड़का एक लड़की को थप्पड़ मार दे, बताइए भीड़ किसे पीटेगी? लड़के को। एक लड़की एक लड़के को थप्पड़ मार दे तो भीड़ किसे पीटेगी? लड़के को। क्यों? गलत लड़का ही होगा। 10 सालों से मांग कर रहा हूं, पुरुष आयोग इस देश में बनना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर द मैन। हमारे भी दर्द है, हमारी भी फीलिंग्स है, समझना चाहिए। और खास तौर पे ये दर्द उसके जरूर है जो विक्टिम रह चुका है, लाइक मी। विक्टिम से बात करिए। तो जब एडल्टरी की बात आती है, मैं आपको एडल्टरी समझा रहा हूं, जब एडल्टरी की बात आती है, घर जाना, गूगल करना 498 और पढ़ना क्या लिखा है। अब तो खैर खत्म हो गया, लेकिन जब लिखा था तो उसमें यही लिखा था कि एडल्टरी केवल पुरुष कर सकता है, महिला नहीं। यानी कि एक पुरुष का शादी के बाद किसी दूसरी महिला के साथ अगर संबंध है तो उसको जेल हो जाएगी, लेकिन अगर किसी महिला का किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध है तो यह कानून उस पर लागू ही नहीं होता। यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, बात खत्म। इस बात को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने अडल्टरी को आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम माना और 498 को खत्म कर दिया। अगेन सस्पेंशन ऑफ द सेक्शन, खत्म अडल्टरी। अब यू आर फ्री टू डू। अगर मियां बीवी में नहीं बन रही है तो 7 जन्म का कोई साथ नहीं होता है। शादी जब किसी की हो रही हो, मंडप के नीचे बैठ जाइए एक रात, सारे मंत्रों को ध्यान से सुनिए, जिसका मतलब ना समझ में आए पंडित जी से पूछिए। किसी शादी ब्याह की किसी भी रस्म में, किसी भी मंत्र में कहीं कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है जहां पे ये कहा गया हो कि 7 जन्मों का साथ होता है। नहीं, ये सब बकवास होती है, ये सब मना पुराण है। तो इसलिए अगर नहीं बन रही है तो लीगली आप सेपरेट हो सकते हैं। तलाक, डाइवोर्स एक रास्ता है आपके पास, दूसरा रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया, एडल्टरी वाला। अगर शादी के बाद आपस में नहीं बन रही है तो 7 जन्मों के साथ का कोई मामला होता ही नहीं है। कोर्ट ने आपको यहां पे राइट दे दिया है कि आप एडल्टरी कर सकते हैं। कानून ने पहले आपको एक राइट दिया हुआ है कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं, आप तलाक ले सकते हैं। बात समझ में आ गई सबको? तो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत जो
पर्सनल लिबर्टी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा इसमें समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, मेंस एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तब वहां पे ये एक एक राइट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आप राइट टू स्लीप के बारे में डिस्कशन करिए। तो फिर आपको सबसे पहले तो केस का नाम पता होना चाहिए कि जो अधिकार आज आपको मिला है, जाहिर सी बात है उसके लिए किसी न किसी ने पिटीशन डाली होगी, मुकदमा किया होगा। फिर कोर्ट का जजमेंट कब आया, केस का नाम क्या है, कौन से सन में केस डाला गया था, कोर्ट का डिसीजन में कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी, क्या कमेंट किया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो जो बच्चे मेंस के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, वो बच्चे इसको इस लेवल पे जाके तैयार करेंगे। एलजीबीटी से रिलेटेड पूरा केस, यूथनेशिया से रिलेटेड पूरा केस, राइट टू स्लीप से रिलेटेड पूरा केस, एडल्टरी से रिलेटेड पूरा केस और एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड पूरा केस। साथ ही साथ आपसे शॉर्ट नोट के रूप में सेक्शन 377 की यूटिलिटी पूछी जा सकती है कि इसकी करंट यूटिलिटी क्या है। जब सस्पेंशन हो गया तो अब इस किस बात की यूटिलिटी, ये भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अब 498 97 की क्या यूटिलिटी है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आने वाले राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हम लोग यहां पे डिस्कस करके समाप्त कर रहे हैं। प्लेलिस्ट का नाम है इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। वहां पे एलजीबीटी कम्युनिटी, यूथनेशिया, आर्टिकल 21, ये 3 वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, छोटे छोटे हैं, 20-20 22-22 मिनट के हैं, इनको देख लीजिएगा।